ये खूबसूरत औरत कोई इंसान नहीं है। वो युकियोन्ना थी, योकाई क्लैन की सदस्य। सीधी सादी जिंदगी जीती थी, हमेशा अकेली बर्फ से ढकी पहाड़ियों में। लेकिन उसी दिन दो दोस्त मोरोई और हयातो पहाड़ चढ़ने आए। पहाड़ चढ़ते चढ़ते अचानक अगले पल हयातो ने मोरोई को धक्का दे दिया, सीधा खाई में। किस्मत से नीचे गिरी बर्फ ने झटका सोख लिया, वरना मोरोई की जान जा सकती थी। हाँ, जान तो बच गई, लेकिन उसके पैर टूट चुके थे। इतनी ठंडी बर्फीली जगह पर उसके पास बस मौत का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी सामने एक अजीब सी परछाई उभरी। वो थी युकियोन्ना। उसने अपना नाम बताते हुए मोरोई का मजाक उड़ाया। तुम कितने बेवकूफ हो, अपने ही दोस्त से धक्का खा गए। मोरोई भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने पलटकर युकियोन्ना की शक्ल का मजाक उड़ाया और कहा, तू तो बदसूरत है। पर हैरानी की बात यह रही, युकियोन्ना को गुस्सा नहीं आया। उसने अपने जादू से एक बर्फ का घर बनाया, उसके लिए सोने का बैग बिछाया। असल में युकियोन्ना ने उसे बचाया इसलिए था क्योंकि अगर रेस्क्यू टीम ऊपर चढ़कर सर्वाइवर्स को ढूंढने आती या फिर बाद में इंसान इस पहाड़ को डेवलप कर देते तो पहाड़ की सारी नेचुरल ब्यूटी और एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाता। फिर उसने मोरोई से आधे पैसे ले लिए। दरअसल युकियोन्ना को हाल ही में इंसानी खाना और शराब का शौक लग गया था और उसे चीजें खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। वो कभी कभी चोरी भी कर लेती थी, पर ऐसा करने से कुटो को योकाई क्लैन के विजडम गॉड का गुस्सा झेलना पड़ता, क्योंकि योकाई के भी अपने नियम हैं। वो इंसानों की दुनिया का बैलेंस बिगाड़ नहीं सकते। तो मोरोई की मदद करके और फिर इनाम लेकर वो नियम तोड़ भी नहीं रही थी। हालांकि उसे अपनी शक्ल की परवाह नहीं थी, लेकिन बदसूरत कहलाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ा बहुत मोरोई को छेड़ा और फिर एकदम से हवा में गायब हो गई। रात कट गई। सुबह होते युकियोन्ना फिर आई, मोरोई को उठाया और उड़कर पहाड़ से नीचे ले गई। जाते जाते उसने चेतावनी दी कि अगर तूने मेरे बारे में किसी को बताया तो चाहे जहां भाग जाएगा, मैं तुझे ढूंढ लूंगी और मार डालूंगी। नीचे रेस्क्यू कैबिन में हयातो पुलिस को पूरी कहानी सुना रहा था। तभी दरवाजा खुला और मोरोई अंदर आ गया। उसने सीधा पुलिस के सामने हयातो पर आरोप लगाया कि उसी ने उसे खाई में धक्का दिया था। जांच पड़ताल के बाद मोरोई को असली सच पता चला। असल वजह थी एक लड़की, मायू। मायू मोरोई को पसंद करती थी, लेकिन हयातो मायू पर फिदा था। जलन में आके हयातो ने मोरोई को पहाड़ पर बुलाया और उसे धक्का दे दिया। सच जानने के बाद मोरोई ने केस अपने वकील के हवाले कर दिया, लेकिन उस पल उसके दिमाग में बस युकियोन्ना ही घूम रही थी। पता नहीं क्यों। 11 साल बीत गए। मोरोई फिर लौटा उसी बर्फीले पहाड़ के नीचे वाले कस्बे में, और वहां उसकी नजर पड़ी उसी जानी पहचानी शख्सियत पर, युकियोन्ना। वो तुरंत पहचान गई कि ये वही इंसान है जिसकी उसने जान बचाई थी। असल में योकाई इंसानों को आंखों से नहीं, उनकी ऑरा और कलर से पहचानते हैं। मोरोई ने सोचा आइसक्रीम से युकियोन्ना को खुश करूं। वो दर्जनों आइसक्रीम खरीदने को तैयार था, लेकिन युकियोन्ना ने कहा, मुझे तो मायू के हाथों से बड़ी दावत चाहिए। मोरोई बोला, अरे मैं तो बहुत अच्छा कुक हूं। और फिर उसने युकियोन्ना को अपने घर खाने पर बुला लिया। रास्ते में युकियोन्ना को उसके बीते सालों की कहानी पता चली। उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, लगभग मार ही डाला। जिस पार्टनर के साथ कंपनी शुरू की थी उसने भी दगा दे दिया। बीवी और दोस्त दोनों की गद्दारी ने मोरोई का भरोसा तोड़ दिया। आखिरकार उसने सब छोड़कर इस छोटे कस्बे में नई जिंदगी शुरू कर दी। ये सुनकर युकियोन्ना ने सोचा, ये तो बिल्कुल कंगाल हो चुका है, मुझसे क्या रिश्ता रखेगा। लेकिन मोरोई ने बताया, मेरे पास बहुत पैसा है, इतने की खर्च भी नहीं कर पाता। बस फिर क्या था, युकियोन्ना का मूड बदल गया। मोरोई उसे कस्बे के बाहर वाले सुपरमार्केट ले गया और दोनों ने जमकर शॉपिंग की। घर लौटकर मोरोई ने तुरंत उसके लिए शानदार दावत तैयार कर दी। दोनों ने उस रात साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया, लेकिन उसके बाद से युकियोन्ना अक्सर आने लगी, कभी खाने पर, कभी टाइम बिताने। मोरोई भी हर रोज उसके लिए अलग अलग डिशेस बनाकर खिलाता। इसी दौरान मोरोई को पता चला कि योकाई दुनिया में एक देवी होती है, कोटोको। योकाई उसे प्रिंसेस भी कहते हैं। कोटोको बहुत सख्त थी, इंसानों और योकाई के बीच बैलेंस और रूल्स को लेकर। बहुत से योकाई इंसानों की दुनिया में रहते थे और शांति से इंसानों के साथ जीते थे। कभी कभी तो वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके इंसानों की मदद भी कर देते थे। अब युकियोन्ना जो रोज रोज मोरोई के घर बैठकर खाना पीना उड़ाती थी, थोड़ा गिल्टी फील करने लगी।
उसने सोचा चलो कुछ करके इसका बदला चुकाऊं। लेकिन मुरोई को लगा कि युकियोन्ना इस समय बहुत ज्यादा केयरफ्री और बिगड़ी हुई है और ऐसी हालत में वो उसकी काइंडनेस की हकदार नहीं है, इसलिए उसने उसके ऑफर को प्यार से टाल दिया। अगले दिन 2 पुलिस ऑफिसर्स मुरोई के दरवाजे पर आए। उन्होंने बताया कि उसकी एक्स वाइफ हरुना की हाल ही में हत्या हो गई है और सबसे बड़ा सस्पेक्ट वही मुरोई। उसकी बेगुनाही साबित करने वाली इकलौती शख्सियत थी युकियोन्ना। लेकिन दिक्कत यह थी कि युकियोन्ना इंसानों के सामने आ ही नहीं सकती थी। पुलिस ने रूटीन पूछताछ शुरू की। मुरोई ने उन्हें अपनी शादी और तलाक की पूरी कहानी बताई। एक सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, हरुना ने उसे एक ड्रिंक दी जिसमें स्लीपिंग पिल्स मिली थी। बिना सोचे समझे वो पी गया। ऑफिस पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। बाद में जब एक प्राइवेट डिटेक्टिव के जरिए मुरोई को पता चला कि हरुना का अफेयर चल रहा था, उसका प्लान ये था कि रास्ते में दवा असर कर जाए और मुरोई का एक्सीडेंट जैसा लगे। इस तरह वो अपनी पूरी दौलत हड़प कर अपने लवर के साथ भाग सकती थी। सच जानने के बाद भी मुरोई ने हरुना के खिलाफ कोई केस नहीं किया, बल्कि डिवोर्स के बाद उसने अपनी आधी दौलत खुद ही उसे दे दी। पुलिस को मुरोई तक पहुंचने का क्लू हरुना के घर से मिला। हरुना ने मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें लिखा था कि उसने मुरोई को लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया था, लेकिन उसने पलटकर कोई बदला नहीं लिया, उल्टा उसे पैसा दे दिया। इससे हरुना को शक हुआ कि शायद मुरोई अंदर ही अंदर बदला लेने का प्लान बना रहा है। उसका शक और गहरा तब हुआ जब उसे पता चला कि हयातो, वही दोस्त जिसने मुरोई को खाई से धक्का दिया था, कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। इसी वजह से हरुना को लगने लगा कि मुरोई जरूर एक दिन उसके पीछे भी आएगा। और जब पुलिस को हरुना की लाश मिली तो उसके हाथ में आखिरी बार लिखा हुआ था मुरोई। कुछ दिन पहले सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज भी मिली। उसमें मुरोई एक ऐसी औरत के साथ दिखा जो हरुना जैसी लग रही थी। असल में वो युकियोन्ना थी, क्योंकि हाल ही में दोनों साथ सुपरमार्केट गए थे। लेकिन मुरोई पुलिस को ये सच्चाई बता ही नहीं सकता था। नतीजा, पुलिस उसे स्टेशन ले गई और देर रात तक पूछताछ करती रही। आखिरकार जब वो घर पहुंचा तो युकियोन्ना पहले से इंतजार कर रही थी। मुरोई ने उसे सब समझाया कि उसी दिन जब मर्डर हुआ था वो युकियोन्ना के साथ खाना खा रहा था। लेकिन पुलिस कभी इस बात पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि इंसानों के लिए योकाई जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तभी युकियोन्ना ने अचानक पूछा, तुम्हारी एक्स वाइफ हरुना, क्या वो मुझसे मिलती जुलती थी? मुरोई ने इस बात को नकारा नहीं। असल में 11 साल पहले जब युकियोन्ना ने उसकी जान बचाई थी, उसके बाद से उसने उसका चेहरा कभी भूला नहीं था। यहां तक कि जब उसने हरुना से शादी की तो उसकी वजह यही थी कि हरुना युकियोन्ना जैसी दिखती थी। और यही कारण था कि हरुना ने अफेयर कर लिया, क्योंकि कोई भी औरत किसी और की जगह बनकर जीना नहीं चाहती। यह सुनकर युकियोन्ना खुश हो गई। उसने ठान लिया कि वो मुरोई का नाम साफ करने का तरीका ढूंढेगी। फिर युकियोन्ना के दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना योकाई की प्रिंसेस कोटोको के पास चले। वो तो बुद्धिमान देवी है, शायद हमारी मदद कर सके। युकियोन्ना मुरोई को लेकर कोटोको के पास पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही कोटोको ने अचानक मुरोई पर इल्जाम लगा दिया। उसने कहा, मुरोई ही असली कातिल है। ये ऊपर से तो बड़ा सीधा साधा और दयालु बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी एक्स वाइफ से बदला लेने का प्लान बना रहा था। और युकियोन्ना, तू तो बस इसके प्लान का हिस्सा है। इसने तेरा भरोसा जीतकर तुझे ही इस्तेमाल किया। यह सुनकर मुरोई कुछ बोलने वाला ही था कि युकियोन्ना ने हिम्मत दिखाकर कोटोको को जवाब दिया। हालांकि वो कोटोको से डरती थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि मुरोई एक अच्छा इंसान है। कोटोको दोनों को देखकर अचानक मुस्कुराई और बोली, मैंने जो कुछ कहा वो सब बकवास था। असलियत यह है कि मैं बस मुरोई को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि युकियोन्ना ने तेरे लिए देवताओं तक की अवहेलना करने की हिम्मत दिखाई है। तुझे उसके जज्बात समझने चाहिए, क्योंकि वो बहुत मासूम है और मुझे डर था कि कहीं उसका दिल न टूट जाए। फिर कोटोको ने बताया कि उसे पहले से पता था असली कातिल कौन है। असल में युकियोन्ना के आने से पहले ही कोटोको ने कुछ छोटे योकाई भेजकर सुराग जुटा लिए थे। जांच के बाद कोटोको को सच समझ में आ गया। पुलिस को हरुना के घर से वो चिट्ठी मिली थी जिसमें मुरोई पर शक जताया गया था, और उसी चिट्ठी ने कोटोको को यकीन दिलाया कि मुरोई कातिल नहीं है। यह सुनकर मुरोई ने चैन की सांस ली। कम से कम अब उसे जेल जाने का डर नहीं रहा। लेकिन उसने तुरंत पूछा, तो फिर असली कातिल कौन है? कोटोको ने सीधे सीधे नाम नहीं बताया, उसने तर्क देकर सब समझाया। उसने कहा, हरुना की मौत की हालत देखो।
उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, न ही उस पर किसी तरह का शारीरिक हमला हुआ। मतलब साफ है, उसे किसी बहाने से किसी जगह बुलाया गया और वहीं मारा गया। अगर कातिल सच में तू होता तो हरुना उस चिट्ठी को अपने बचाव के लिए पहले ही पुलिस को दे देती, क्योंकि वो चिट्ठी उसका सेफगार्ड थी। लेकिन अगर तू ही कातिल होता तो तू जरूर हरुना का घर छान मारता उस चिट्ठी को ढूंढने के लिए, और ऐसा करने पर तू आसपास की सीसीटीवी में फंस जाता। इसका मतलब है कि वो चिट्ठी किसी और जगह छिपाई गई थी, और हरुना के हाथ पर लिखा तेरा नाम, ये तो साफ इशारा है कि किसी ने जानबूझकर तुझे फंसाने की कोशिश की। मुरोई ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि हरुना की साजिश और उनके बीते रिश्ते की बातें तो बस वो दोनों ही जानते थे। उसने कभी किसी और से ये राज साझा नहीं किया। तो फिर कौन था जिसने हरुना को मारा और उसे फंसाने की कोशिश की? तभी कोटोको ने कहा, कातिल कोई ऐसा इंसान है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, जिसमें जरूरत से ज्यादा पॉजेसिवनेस है, या फिर शायद तुझसे कभी गहरी चोट खाई हो। इतना पक्का है कातिल तेरा कोई अपना ही है। लेकिन मुरोई को अब भी कोई अंदाजा नहीं था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कातिल आखिर है कौन। कोटोको अपनी इन्वेस्टिगेशन समझाती रही। मुरोई को बार बार उसके करीबी लोगों ने धोखा दिया था, चाहे दोस्त हो, चाहे उसका प्यार या फिर बिजनेस पार्टनर। लोगों को लगता था कि अब मुरोई का दिल नफरत से भर चुका है और कोई उसी बात का फायदा उठाकर उसे फंसाने की चाल चल सकता है। ये काम वही कर सकता था जिसे मुरोई की पूरी सिचुएशन पता हो और उसे ये भी मालूम हो कि मर्डर वाली रात मुरोई के पास कोई एलिबाई नहीं था और उसके लिए कोई गवाही देने वाला नहीं था। ऐसा इंसान बस एक ही हो सकता था, उसका असिस्टेंट मकोतो। उसी वक्त मुरोई का फोन बज उठा और स्क्रीन पर नाम चमक रहा था मकोतो। मुरोई सन रह गया, डर से कांपने लगा। मकोतो तो उसका सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट थी। उसने कंपनी में उसका हर वक्त साथ दिया था, और जब मुरोई कंपनी छोड़कर बाहर निकला तो उसने अपने बचे हुए शेयर्स भी मकोतो को दे दिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मकोतो उसे क्यों धोखा देगी। अचानक उसे मर्डर वाली रात याद आई, जिस रात हरुना मारी गई थी। वो तो उस रात यूकी ओना के साथ डिनर कर रहा था। डिनर के बाद उसे मकोतो का कॉल आया। यूकी ओना का राज छुपाने के लिए मुरोई ने झूठ बोल दिया कि वो घर पर अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा है। लेकिन मकोतो बार बार पूछती रही कि क्या तुम सच में अकेले हो। जब उसने कंफर्म कर लिया कि मुरोई के पास कोई एलिबाई नहीं है, तब उसने मर्डर कर डाला। मुरोई की समझ से बाहर था कि मकोतो ऐसा क्यों करेगी। उसने तो कभी उसका बुरा नहीं किया। कोटोको ने कहा कि पुलिस जल्दी ही मकोतो के खिलाफ सबूत मिल जाएगा। मुरोई हैरान था कि कोटोको को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में इतना कैसे पता। असल में कोटोको ने अपने छोटे छोटे योकाई पुलिस स्टेशन भेज दिए थे। उनमें से एक योकाई ने तो पूरा मर्डर अपनी आंखों से होते देखा था। उन्हीं के डिस्क्रिप्शन से कोटोको ने तुरंत असली कातिल को पहचान लिया। मुरोई मकोतो के मोटिव के बारे में जानने के लिए बेचैन था, लेकिन कोटोको ने कहा जब पुलिस उसे पकड़ेगी तब सब सामने आ जाएगा। कोटोको ने कहा कि अब उसका काम पूरा हो गया है, अब बारी है मुरोई और यूकी ओना की कहानी सुलझाने की। आखिर एक इंसान था और दूसरी योकाई। उनका रिश्ता लंबे वक्त तक चलना नामुमकिन था, लेकिन कोटोको ने सत्य दिल से उन्हें दुआ दी। यह सुनकर यूकी ओना खुशी से झूम उठी और उसने मुरोई को कसकर गले लगा गया। फिर मुरोई ने हंसते हुए कहा, चलो अब जल्दी घर चलते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। तभी अचानक पास में छिपा बैठा कुरोउ बाहर निकल आया। वो कोटोको का बॉयफ्रेंड था। लेकिन कुरोउ को देखते ही यूकी ओना चीख पड़ी, डर के मारे कांपने लगी। मुरोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। असल में योकाई दुनिया में कुरोउ की पहचान बेहद खतरनाक थी। वो तो मॉन्स्टर से भी कहीं ज्यादा डरावना माना जाता था। कोटोको ने कहा, जल्दी जाओ, घर जाओ। फिर यूकी ओना खुशी खुशी मुरोई का हाथ पकड़ के वहां से चली गई। कोटोको ने कुरोउ से कहा, इस बार मैं खुश हूं क्योंकि आखिरकार यूकी ओना को एक अच्छा और भरोसेमंद इंसान मिल गया। कुरोउ ने हैरानी से पूछा, तुमने सीधे सीधे मुरोई को मकोतो का मोटिव क्यों नहीं बताया? कोटोको ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था कि मुरोई ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो हमेशा मकोतो की बहुत इज्जत करता था और उसे दिल से प्यार भी करता था। वो मुरोई की वाइफ की बेवफाई से पहले ही बेहद दुखी थी। जब मुरोई ने कंपनी छोड़ी तब मकोतो ने भी उसके साथ छोड़ने की जिद की, लेकिन मुरोई ने कहा कि वो कंपनी में ही रहे। मकोतो ने उसकी बात मान ली और कंपनी में रुक गई। उसके बाद वो बस मुरोई का इंतजार करती रही। लेकिन महीनों बीत गए, मुरोई ने एक बार भी उससे कांटेक्ट नहीं किया। इसी ने उसके प्यार को नफरत में बदल दिया, और उसी नफरत की वजह से उसने मुरोई की एक्स वाइफ का मर्डर कर दिया और उसे फंसाने की साजिश रची। मकोतो चाहती थी कि मुरोई पूरी तरह टूट जाए और फिर वो उसे संभाले,
ताकि इस मौके का फायदा उठाकर मुरोई को अपने प्यार में फंसा ले। कोटोको ने मुरोई को मकोतो का मोटिव इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनका रिश्ता बहुत ही उलझा हुआ था। ऊपर से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और सबूत इकट्ठा करने में अभी वक्त लगना ही था। तब तक शायद मुरोई थोड़ा संभल भी जाता और सच चुनने की हिम्मत कर पाता। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि आज की रात बहुत ही खास थी। आज मुरोई और युकियोना ने अपने रिश्ते को ऑफिशियली मान लिया था। अगर कोटोको इस वक्त सच बोल देती तो पूरा माहौल बिगड़ जाता और शायद उनका ये मीठा पल भी खराब हो जाता। ऐसी हालत में युकियोना उसे नफरत करने लगती। कुरोऊ ने मजाक में कहा कि मुरोई की किस्मत ही कितनी खराब है। जवानी में उसकी जान एक दोस्त ने एक औरत के चक्कर में लेनी चाहिए थी। शादी के बाद उसकी एक्स वाइफ ने ही उसे मार डालने की कोशिश की और अब तो उसकी अपनी असिस्टेंट ने उसे मर्डर में फंसाने की कोशिश की। लेकिन किस्मत का खेल देखो, इसी बीच उसे युकियोना मिल गई। फिर भी कोटोको को लगता था कि मुरोई की जिंदगी में जितनी भी औरतें आईं, उन सबको मिला भी दो तो भी वो युकियोना जितनी डरावनी नहीं हो सकती। अगर मुरोई ने गलती से भी उसे नाराज कर दिया तो हो सकता है वो उसे वहीं जमा दे और अगली सुबह उसकी खबरें अखबारों में छप जाएं। इसी बीच युकियोना कोटोको की तारीफों के पुल बांधती रही। वो बार बार कह रही थी कि कोटोको कितनी कमाल की है। लेकिन मुरोई मन ही मन सोच रहा था कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, आखिर हम दोनों की सोच भी अलग है और जिंदगी की उम्र भी। फिर उसने युकियोना की आंखों में देखा और फैसला कर लिया कि अब फ्यूचर के बारे में सोचकर वक्त बर्बाद नहीं करना। अब बस हर पल को जीना है और युकियोना के साथ बिताए हर लम्हे को संजो के रखना है। ये खूबसूरत औरत कोई इंसान नहीं है, वो युकियोना थी, योकाई क्लैन की सदस्य। सीधी सादी जिंदगी जीती थी, हमेशा अकेली बर्फ से ढकी पहाड़ियों में। लेकिन उसी दिन दो दोस्त मोरोई और हयातो पहाड़ चढ़ने आए। पहाड़ चढ़ते चढ़ते अचानक अगले पल हयातो ने मुरोई को धक्का दे दिया, सीधा खाई में। किस्मत से नीचे गिरी बर्फ ने झटका सोख लिया, वरना मुरोई की जान जा सकती थी। हाँ, जान तो बच गई, लेकिन उसके पैर टूट चुके थे। इतनी ठंडी बर्फीली जगह पर उसके पास बस मौत का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी सामने एक अजीब सी परछाई उभरी। वो थी युकियोना। उसने अपना नाम बताते हुए मुरोई का मजाक उड़ाया। तुम कितने बेवकूफ हो, अपने ही दोस्त से धक्का खा गए। मुरोई भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने पलटकर युकियोना की शक्ल का मजाक उड़ाया और कहा, तू तो बदसूरत है। पर हैरानी की बात यह रही, युकियोना को गुस्सा नहीं आया। उसने अपने जादू से एक बर्फ का घर बनाया, उसके लिए सोने का बैग बिछाया। असल में युकियोना ने उसे बचाया इसलिए था क्योंकि अगर रेस्क्यू टीम ऊपर चढ़कर सर्वाइवर्स को ढूंढने आती या फिर बाद में इंसान इस पहाड़ को डेवलप कर देते तो पहाड़ की सारी नेचुरल ब्यूटी और एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाता। फिर उसने मुरोई से आधे पैसे ले लिए। दरअसल युकियोना को हाल ही में इंसानी खाना और शराब का शौक लग गया था और उसे चीजें खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। वो कभी कभी चोरी भी कर लेती थी, पर ऐसा करने से कोटोको, योकाई क्लैन के विजडम गॉड का गुस्सा झेलना पड़ता, क्योंकि योकाई के भी अपने नियम हैं। वो इंसानों की दुनिया का बैलेंस बिगाड़ नहीं सकते। तो मुरोई की मदद करके और फिर इनाम लेकर वो नियम तोड़ भी नहीं रही थी। हालांकि उसे अपनी शक्ल की परवाह नहीं थी, लेकिन बदसूरत कहलाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ा बहुत मुरोई को छेड़ा और फिर एकदम से हवा में गायब हो गई। रात कट गई। सुबह होते युकियोना फिर आई, मुरोई को उठाया और उड़कर पहाड़ से नीचे ले गई। जाते जाते उसने चेतावनी दी कि अगर तूने मेरे बारे में किसी को बताया तो चाहे जहां भाग जाएगा, मैं तुझे ढूंढ लूंगी और मार डालूंगी। नीचे रेस्क्यू कैबिन में हयातो पुलिस को पूरी कहानी सुना रहा था। तभी दरवाजा खुला और मुरोई अंदर आ गया। उसने सीधा पुलिस के सामने हयातो पर आरोप लगाया कि उसी ने उसे खाई में धक्का दिया था। जांच पड़ताल के बाद मुरोई को असली सच पता चला। असल वजह थी एक लड़की, मायू। मायू मुरोई को पसंद करती थी, लेकिन हयातो मायू पर फिदा था। जलन में आके हयातो ने मुरोई को पहाड़ पर बुलाया और उसे धक्का दे दिया। सच जानने के बाद मुरोई ने केस अपने वकील के हवाले कर दिया, लेकिन उस पल उसके दिमाग में बस युकियोना ही घूम रही थी। पता नहीं क्यों। 11 साल बीत गए। मुरोई फिर लौटा उसी बर्फीले पहाड़ के नीचे वाले कस्बे में, और वहां उसकी नजर पड़ी उसी जानी पहचानी शख्सियत पर, युकियोना। वो तुरंत पहचान गई कि ये वही इंसान है जिसकी उसने जान बचाई थी। असल में योकाई इंसानों को आंखों से नहीं, उनकी ऑरा और कलर से पहचानते हैं। मुरोई ने सोचा आइसक्रीम से युकियोना को खुश करूं,
वो दर्जनों आइसक्रीम खरीदने को तैयार था, लेकिन युकियोन्ना ने कहा, मुझे तो माइयों के हाथों से बड़ी दावत चाहिए। मुरोई बोला, अरे मैं तो बहुत अच्छा कुक हूं। और फिर उसने युकियोन्ना को अपने घर खाने पर बुला लिया। रास्ते में युकियोन्ना को उसके बीते सालों की कहानी पता चली। उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, लगभग मार ही डाला। जिस पार्टनर के साथ कंपनी शुरू की थी उसने भी दगा दे दिया। बीवी और दोस्त दोनों की गद्दारी ने मुरोई का भरोसा तोड़ दिया। आखिरकार उसने सब छोड़कर इस छोटे कस्बे में नई जिंदगी शुरू कर दी। ये सुनकर युकियोन्ना ने सोचा, ये तो बिल्कुल कंगाल हो चुका है, मुझसे क्या रिश्ता रखेगा। लेकिन मुरोई ने बताया, मेरे पास बहुत पैसा है, इतने की खर्च भी नहीं कर पाता। बस फिर क्या था, युकियोन्ना का मूड बदल गया। मुरोई उसे कस्बे के बाहर वाले सुपरमार्केट ले गया और दोनों ने जमकर शॉपिंग की। घर लौटकर मुरोई ने तुरंत उसके लिए शानदार दावत तैयार कर दी। दोनों ने उस रात साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया, लेकिन उसके बाद से युकियोन्ना अक्सर आने लगी, कभी खाने पर, कभी टाइम बिताने। मुरोई भी हर रोज उसके लिए अलग अलग डिशेस बनाकर खिलाता। इसी दौरान मुरोई को पता चला कि योकाई दुनिया में एक देवी होती है, कोटोको। योकाई उसे प्रिंसेस भी कहते हैं। कोटोको बहुत सख्त थी, इंसानों और योकाई के बीच बैलेंस और रूल्स को लेकर। बहुत से योकाई इंसानों की दुनिया में रहते थे और शांति से इंसानों के साथ जीते थे। कभी कभी तो वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके इंसानों की मदद भी कर देते थे। अब युकियोन्ना जो रोज रोज मुरोई के घर बैठकर खाना पीना उड़ाती थी, थोड़ा गिल्टी फील करने लगी। उसने सोचा, चलो कुछ करके इसका बदला चुकाऊं। लेकिन मुरोई को लगा कि युकियोन्ना इस समय बहुत ज्यादा केयरफ्री और बिगड़ी हुई है और ऐसी हालत में वो उसकी काइंडनेस की हकदार नहीं है, इसलिए उसने उसके ऑफर को प्यार से टाल दिया। अगले दिन 2 पुलिस ऑफिसर्स मुरोई के दरवाजे पर आए। उन्होंने बताया कि उसकी एक्स वाइफ हरुना की हाल ही में हत्या हो गई है और सबसे बड़ा सस्पेक्ट वही मुरोई। उसकी बेगुनाही साबित करने वाली इकलौती शख्सियत थी युकियोन्ना। लेकिन दिक्कत यह थी कि युकियोन्ना इंसानों के सामने आ ही नहीं सकती थी। पुलिस ने रूटीन पूछताछ शुरू की। मुरोई ने उन्हें अपनी शादी और तलाक की पूरी कहानी बताई। एक सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, हरुना ने उसे एक ड्रिंक दी जिसमें स्लीपिंग पिल्स मिली थी। बिना सोचे समझे वो पी गया। ऑफिस पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। बाद में जब एक प्राइवेट डिटेक्टिव के जरिए मुरोई को पता चला कि हरुना का अफेयर चल रहा था। उसका प्लान ये था कि रास्ते में दवा असर कर जाए और मुरोई का एक्सीडेंट जैसा लगे। इस तरह वो अपनी पूरी दौलत हड़प कर अपने लवर के साथ भाग सकती थी। सच जानने के बाद भी मुरोई ने हरुना के खिलाफ कोई केस नहीं किया, बल्कि डिवोर्स के बाद उसने अपनी आधी दौलत खुद ही उसे दे दी। पुलिस को मुरोई तक पहुंचने का क्लू हरुना के घर से मिला। हरुना ने मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें लिखा था कि उसने मुरोई को लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया था, लेकिन उसने पलटकर कोई बदला नहीं लिया, उल्टा उसे पैसा दे दिया। इससे हरुना को शक हुआ कि शायद मुरोई अंदर ही अंदर बदला लेने का प्लान बना रहा है। उसका शक और गहरा तब हुआ जब उसे पता चला कि हयातो, वही दोस्त जिसने मुरोई को खाई से धक्का दिया था, कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। इसी वजह से हरुना को लगने लगा कि मुरोई जरूर एक दिन उसके पीछे भी आएगा। और जब पुलिस को हरुना की लाश मिली तो उसके हाथ में आखिरी बार लिखा हुआ था, मुरोई। कुछ दिन पहले सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज भी मिली। उसमें मुरोई एक ऐसी औरत के साथ दिखा जो हरुना जैसी लग रही थी। असल में वो युकियोन्ना थी, क्योंकि हाल ही में दोनों साथ सुपरमार्केट गए थे। लेकिन मुरोई पुलिस को ये सच्चाई बता ही नहीं सकता था। नतीजा, पुलिस उसे स्टेशन ले गई और देर रात तक पूछताछ करती रही। आखिरकार जब वो घर पहुंचा तो युकियोन्ना पहले से इंतजार कर रही थी। मुरोई ने उसे सब समझाया कि उसी दिन जब मर्डर हुआ था वो युकियोन्ना के साथ खाना खा रहा था। लेकिन पुलिस कभी इस बात पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि इंसानों के लिए योकाई जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तभी युकियोन्ना ने अचानक पूछा, तुम्हारी एक्स वाइफ हरुना, क्या वो मुझसे मिलती जुलती थी? मुरोई ने इस बात को नकारा नहीं। असल में 11 साल पहले जब युकियोन्ना ने उसकी जान बचाई थी, उसके बाद से उसने उसका चेहरा कभी भूला नहीं था। यहां तक कि जब उसने हरुना से शादी की तो उसकी वजह यही थी कि हरुना युकियोन्ना जैसी दिखती थी, और यही कारण था कि हरुना ने अफेयर कर लिया, क्योंकि कोई भी औरत किसी और की जगह बनकर जीना नहीं चाहती। यह सुनकर युकियोन्ना खुश हो गई। उसने ठान लिया कि वो मुरोई का नाम साफ करने का तरीका ढूंढेगी। फिर युकियोन्ना के दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना योकाई की प्रिंसेस
कोटोको के पास चले, वो तो बुद्धिमान देवी है, शायद हमारी मदद कर सके। युकी ओन्ना मुरोई को लेकर कोटोको के पास पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही कोटोको ने अचानक मुरोई पर इल्जाम लगा दिया। उसने कहा, मुरोई ही असली कातिल है। ये ऊपर से तो बड़ा सीधा साधा और दयालु बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी एक्स वाइफ से बदला लेने का प्लान बना रहा था। और युकी ओन्ना, तू तो बस इसके प्लान का हिस्सा है। इसने तेरा भरोसा जीतकर तुझे ही इस्तेमाल किया। यह सुनकर मुरोई कुछ बोलने वाला ही था कि युकी ओन्ना ने हिम्मत दिखाकर कोटोको को जवाब दिया। हालांकि वो कोटोको से डरती थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि मुरोई एक अच्छा इंसान है। कोटोको दोनों को देखकर अचानक मुस्कुराई और बोली, मैंने जो कुछ कहा वो सब बकवास था। असलियत यह है कि मैं बस मुरोई को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि युकी ओन्ना ने तेरे लिए देवताओं तक की अवहेलना करने की हिम्मत दिखाई है। तुझे उसके जज्बात समझने चाहिए, क्योंकि वो बहुत मासूम है और मुझे डर था कि कहीं उसका दिल न टूट जाए। फिर कोटोको ने बताया कि उसे पहले से पता था असली कातिल कौन है। असल में युकी ओन्ना के आने से पहले ही कोटोको ने कुछ छोटे योकाई भेजकर सुराग जुटा लिए थे। जांच के बाद कोटोको को सच समझ में आ गया। पुलिस को हारुना के घर से वो चिट्ठी मिली थी जिसमें मुरोई पर शक जताया गया था, और उसी चिट्ठी ने कोटोको को यकीन दिलाया कि मुरोई कातिल नहीं है। यह सुनकर मुरोई ने चैन की सांस ली। कम से कम अब उसे जेल जाने का डर नहीं रहा। लेकिन उसने तुरंत पूछा, तो फिर असली कातिल कौन है? कोटोको ने सीधे सीधे नाम नहीं बताया, उसने तर्क देकर सब समझाया। उसने कहा, हारुना की मौत की हालत देखो। उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, न ही उस पर किसी तरह का शारीरिक हमला हुआ। मतलब साफ है, उसे किसी बहाने से किसी जगह बुलाया गया और वहीं मारा गया। अगर कातिल सच में तू होता तो हारुना उस चिट्ठी को अपने बचाव के लिए पहले ही पुलिस को दे देती, क्योंकि वो चिट्ठी उसका सेफगार्ड थी। लेकिन अगर तू ही कातिल होता तो तू जरूर हारुना का घर छान मारता उस चिट्ठी को ढूंढने के लिए, और ऐसा करने पर तू आसपास की सीसीटीवी में फंस जाता। इसका मतलब है कि वो चिट्ठी किसी और जगह छिपाई गई थी, और हारुना के हाथ पर लिखा तेरा नाम, ये तो साफ इशारा है कि किसी ने जानबूझकर तुझे फंसाने की कोशिश की। मुरोई ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि हारुना की साजिश और उनके बीते रिश्ते की बातें तो बस वो दोनों ही जानते थे। उसने कभी किसी और से ये राज साझा नहीं किया। तो फिर कौन था जिसने हारुना को मारा और उसे फंसाने की कोशिश की? तभी कोटोको ने कहा, कातिल कोई ऐसा इंसान है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, जिसमें जरूरत से ज्यादा पॉजेसिवनेस है, या फिर शायद तुझसे कभी गहरी चोट खाई हो। इतना पक्का है, कातिल तेरा कोई अपना ही है। लेकिन मुरोई को अब भी कोई अंदाजा नहीं था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कातिल आखिर है कौन। कोटोको अपनी इन्वेस्टिगेशन समझाती रही। मुरोई को बार बार उसके करीबी लोगों ने धोखा दिया था, चाहे दोस्त हो, चाहे उसका प्यार या फिर बिजनेस पार्टनर। लोगों को लगता था कि अब मुरोई का दिल नफरत से भर चुका है और कोई उसी बात का फायदा उठाकर उसे फंसाने की चाल चल सकता है। ये काम वही कर सकता था जिसे मुरोई की पूरी सिचुएशन पता हो और उसे ये भी मालूम हो कि मर्डर वाली रात मुरोई के पास कोई एलिबाई नहीं था और उसके लिए कोई गवाही देने वाला नहीं था। ऐसा इंसान बस एक ही हो सकता था, उसका असिस्टेंट मकोतो। उसी वक्त मुरोई का फोन बज उठा और स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मकोतो। मुरोई सन रह गया, डर से कांपने लगा। मकोतो तो उसका सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट थी। उसने कंपनी में उसका हर वक्त साथ दिया था, और जब मुरोई कंपनी छोड़कर बाहर निकला तो उसने अपने बचे हुए शेयर्स भी मकोतो को दे दिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मकोतो उसे क्यों धोखा देगी। अचानक उसे मर्डर वाली रात याद आई जिस रात हारुना मारी गई थी। वो तो उस रात युकी ओना के साथ डिनर कर रहा था। डिनर के बाद उसे मकोतो का कॉल आया। युकी ओना का राज छुपाने के लिए मुरोई ने झूठ बोल दिया कि वो घर पर अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा है। लेकिन मकोतो बार बार पूछती रही कि क्या तुम सच में अकेले हो। जब उसने कंफर्म कर लिया कि मुरोई के पास कोई एलिबाई नहीं है, तब उसने मर्डर कर डाला। मुरोई की समझ से बाहर था कि मकोतो ऐसा क्यों करेगी। उसने तो कभी उसका बुरा नहीं किया। कोटोको ने कहा कि पुलिस जल्दी ही मकोतो के खिलाफ सबूत मिल जाएगा। मुरोई हैरान था कि कोटोको को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में इतना कैसे पता। असल में कोटोको ने अपने छोटे छोटे योकाई पुलिस स्टेशन भेज दिए थे। उनमें से एक योकाई ने तो पूरा मर्डर अपनी आंखों से होते देखा था। उन्हीं के डिस्क्रिप्शन से कोटोको ने तुरंत असली कातिल को पहचान लिया। मुरोई मकोतो के मोटिव के बारे में जानने के लिए बेचैन था, लेकिन कोटोको ने कहा जब पुलिस उसे पकड़ेगी तब सब सामने आ जाएगा। कोटोको ने कहा कि अब उसका काम पूरा हो गया है, अब बारी है मुरोई और युकी ओना की कहानी सुलझाने की। आखिर एक इंसान था और दूसरी योकाई। उनका रिश्ता लंबे वक्त तक चलना नामुमकिन था।
लेकिन कोटोको ने सत्य दिल से उन्हें दुआ दी। यह सुनकर युकियोना खुशी से झूम उठी और उसने मुरोई को कसकर गले लगा गया। फिर मुरोई ने हंसते हुए कहा, चलो अब जल्दी घर चलते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। तभी अचानक पास में छिपा बैठा कुरोउ बाहर निकल आया। वो कोटोको का बॉयफ्रेंड था। लेकिन कुरोउ को देखते ही युकियोना चीख पड़ी, डर के मारे कांपने लगी। मुरोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। असल में योकाई दुनिया में कुरोउ की पहचान बेहद खतरनाक थी। वो तो मॉन्स्टर से भी कहीं ज्यादा डरावना माना जाता था। कोटोको ने कहा, जल्दी जाओ, घर जाओ। फिर युकियोना खुशी खुशी मुरोई का हाथ पकड़ के वहां से चली गई। कोटोको ने कुरोउ से कहा, इस बार मैं खुश हूं क्योंकि आखिरकार युकियोना को एक अच्छा और भरोसेमंद इंसान मिल गया। कुरोउ ने हैरानी से पूछा, तुमने सीधे सीधे मुरोई को मकोतो का मोटिव क्यों नहीं बताया? कोटोको ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था कि मुरोई ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो हमेशा मकोतो की बहुत इज्जत करता था और उसे दिल से प्यार भी करता था। वो मुरोई की वाइफ की बेवफाई से पहले ही बेहद दुखी थी। जब मुरोई ने कंपनी छोड़ी तब मकोतो ने भी उसके साथ छोड़ने की जिद की, लेकिन मुरोई ने कहा कि वो कंपनी में ही रहे। मकोतो ने उसकी बात मान ली और कंपनी में रुक गई। उसके बाद वो बस मुरोई का इंतजार करती रही। लेकिन महीनों बीत गए, मुरोई ने एक बार भी उससे कांटेक्ट नहीं किया। इसी ने उसके प्यार को नफरत में बदल दिया और उसी नफरत की वजह से उसने मुरोई की एक्स वाइफ का मर्डर कर दिया और उसे फंसाने की साजिश रची। मकोतो चाहती थी कि मुरोई पूरी तरह टूट जाए और फिर वो उसे संभाले, ताकि इस मौके का फायदा उठाकर मुरोई को अपने प्यार में फंसा ले। कोटोको ने मुरोई को मकोतो का मोटिव इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनका रिश्ता बहुत ही उलझा हुआ था। ऊपर से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और सबूत इकट्ठा करने में अभी वक्त लगना ही था। तब तक शायद मुरोई थोड़ा संभल भी जाता और सच चुनने की हिम्मत कर पाता। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि आज की रात बहुत ही खास थी। आज मुरोई और युकियोना ने अपने रिश्ते को ऑफिशियली मान लिया था। अगर कोटोको इस वक्त सच बोल देती तो पूरा माहौल बिगड़ जाता और शायद उनका ये मीठा पल भी खराब हो जाता। ऐसी हालत में युकियोना उसे नफरत करने लगती। कुरोउ ने मजाक में कहा कि मुरोई की किस्मत ही कितनी खराब है। जवानी में उसकी जान एक दोस्त ने एक औरत के चक्कर में लेनी चाहिए थी। शादी के बाद उसकी एक्स वाइफ ने ही उसे मार डालने की कोशिश की और अब तो उसकी अपनी असिस्टेंट ने उसे मर्डर में फंसाने की कोशिश की। लेकिन किस्मत का खेल देखो, इसी बीच उसे युकियोना मिल गई। फिर भी कोटोको को लगता था कि मुरोई की जिंदगी में जितनी भी औरतें आईं, उन सबको मिला भी दो तो भी वो युकियोना जितनी डरावनी नहीं हो सकती। अगर मुरोई ने गलती से भी उसे नाराज कर दिया तो हो सकता है वो उसे वहीं जमा दे और अगली सुबह उसकी खबरें अखबारों में छप जाएं। इसी बीच युकियोना कोटोको की तारीफों के पुल बांधती रही। वो बार बार कह रही थी कि कोटोको कितनी कमाल की है। लेकिन मुरोई मन ही मन सोच रहा था कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। आखिर हम दोनों की सोच भी अलग है और जिंदगी की उम्र भी। फिर उसने युकियोना की आंखों में देखा और फैसला कर लिया कि अब फ्यूचर के बारे में सोचकर वक्त बर्बाद नहीं करना। अब बस हर पल को जीना है और युकियोना के साथ बिताए हर लम्हे को संजो के रखना है।